हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। बहुत जल्दी लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने वाला है विथ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। हम घर से निकल पाएंगे, अपने काम पर जा पाएंगे। हम स्टूडेंट्स हैं, हम अपनी पढ़ाई को वैसे भी घर में कंटिन्यू करके रखे हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है। इसके प्रोविजंस को हम बार बार अपने इंडियन मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, इसलिए इस एक्ट को आप बार ध्यान से पढ़िएगा। अपनी कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठिएगा। इसके नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लेकिन उस लेक्चर के पहले हम हमेशा पिछला क्लास में जो हमने पढ़ा होता है उसका हम रिवीजन करते हैं। हमारी पिछली क्लास का जो टॉपिक था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इट वॉज इनेक्टेड ड्यू टू इमरजेंसी क्रिमिनलाइजेशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि दे वांट टू कर्टेल नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र बिकेम दी हॉटबेड ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। वहाँ पर तेज़ी से बहुत क्रांतिकारी आंदोलन चालू हो गए थे। नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लोगों ने ये भी खबर दी कि गदर पार्टी जो है, दे आर कम्युनिकेटिंग विथ बर्लिन। बर्लिन मीन्स जर्मनी, एंड जर्मनी वॉज दी अपोजिशन पार्टी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। तो उनको ये बात लगी कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, इनका क्रिमिनलाइजेशन होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख करके ऐसे सारे कानून बनाए गए। इससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न है। पहला प्रोविज़न तो ये है कि ये जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था ये सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में बनाया गया था, और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 6 महीने तक ही ये फोर्स में रहता। उसके बाद इसको ऑटोमेटिकली ये नल एंड वाइड हो जाता। इसमें यह कहा गया कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एनिमी से कम्युनिकेट करता है, उनसे कोई इंफॉर्मेशन गैदर करता है, या कोई फॉल्स रिपोर्ट स्प्रेड करता है, या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो गवर्नमेंट की नज़र में गलत है, रॉन्ग है, तो उसको हम इलीगल मानेंगे। और इलीगल होने की सिचुएशन में उनको फांसी की सज़ा या 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट को ये भी पावर्स दे दिए गए कि वो 3 कमिश्नर्स अपॉइंट कर दें जिनको हाई कोर्ट जज के बराबर पावर्स हों, ताकि इससे रिलेटेड ऑर्डर्स हो सके। इसका मेन इम्पैक्ट ये हुआ कि बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट को सप्रेस किया गया, उसको दबाने का, उसका दमन का प्रयास किया गया। दिस वाज ऑल अबाउट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। अब हम आगे चलते हैं आज के चैप्टर के लिए, आज की क्लास के लिए। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बहुत सारे प्रोविज़न हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसके अलग अलग प्रोविंसेस के लिए, सेंट्रल असेंबली के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। इनको ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी में ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा ताकि आप उनको भूलें नहीं, और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज़ कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये सारी चीज़ें मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने देखी हैं, हमने सुनी हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हमने भी 5 सेक्शंस पर डिवाइड किया है। पहला हमारा सेक्शन है बैकग्राउंड। जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिस एक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन एंड चेम्सफोर्ड वॉज द वाइस रॉय। ये उनके द्वारा लाया गया रिफॉर्म था इंडिया में। दिस एक्ट वॉज पास्ड बाय यूनाइटेड
Parliament of United Kingdom with the royal assent on 23rd December 1919, just after the end of फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्क्रीन पे वो टाइपोग्राफिक एरर हो गई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखना था जहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया है, आप उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही कंसीडर कीजिएगा। इसके बाद उसके कुछ रीज़न्स थे, कुछ रीज़न मैंने आपको बताए कि बहुत ज़्यादा अपराइजिंग होने लगी थी, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होने लगे थे। मेन रीज़न ये था कि डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे वो ज़्यादा जोर दे रहे थे। सबसे पहले उन्होंने 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। जब उन्होंने देखा कि पंजाब में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट बढ़ रहे हैं तो सिख्स को भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, नेशनलिस्ट मूवमेंट से किस तरीके से अलग कर दिया जाए, इसके लिए इस एक्ट में उन्होंने सिख के डिसेमिनेशंस के लिए काम किया और इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कही, वो हम आगे देखेंगे। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि टू डिसेमिनेट रिलीजियस कम्युनिटीज़ लाइक मुस्लिम, सिख्स एक्सेट्रा। दे ऑल्सो वॉन्ट टू अपीज इंडियंस। अभी अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म करके आए थे, ब्रिटिश एम्पायर की हालत कमज़ोर थी, ब्रिटिश एम्पायर की आर्मी कमज़ोर थी, तो वो चाहते थे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इंडिया में ना हो ताकि हम ठीक तरीके से अपने ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी को काम करते रहें। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया और वो इंडियंस को अपीस करना चाहते थे, इसलिए इस एक्ट को लेकर के आए। दिस वॉज ऑल अबाउट द रीजंस। अब हम चलते हैं मेन सेक्शन, प्रोविजन के सेक्शन से। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी को साथ में रखिएगा ताकि नोट डाउन करते जाएं। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात यह है कि दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड फॉर 10 ईयर्स, यानी 1919 से 1929 के लिए। इसमें उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाएंगे, फिर वो रिपोर्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड डायरकी। डायरकी एडमिनिस्ट्रेशन इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी थ्रू एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड थ्रू मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स वो जो इलेक्टेड बॉडी से आए थे। इसमें उन्होंने कहा द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रोविंस। मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखते हैं कि जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं दे आर द एग्जीक्यूटिव हेड, ऑल्दो दे आर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बट एग्जीक्यूटिव हेड, बट they are governors of the British Indian province were enjoying the lot of power। इसके बाद उन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट मतलब डिपार्टमेंट, वर्किंग, अलग अलग तरह के जो काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, इनको सब्जेक्ट कहते हैं। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी उन्होंने कहा रिजर्व सब्जेक्ट, दूसरी कैटेगरी उन्होंने कहा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट मतलब कि दीज ऑल सब्जेक्ट्स वर रिजर्व फॉर गवर्नर्स एंड एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ऑफ द प्रोविंस। उनके डिसीजंस, उनके लॉज सिर्फ और सिर्फ ये ही लोग बनाएंगे, गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फिनांस, लैंड रेवेन्यू एक्सेट्रा। जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो खुद के पास रख लिए। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाल दिया उन्होंने एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, रिलीजियस एंड एंडाउनमेंट। ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में दे दिया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट मिनिस्टर्स के पास थे, इंडियन मिनिस्टर्स के पास थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दीज मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर बिकॉज दे वर नॉमिनेटेड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट हुए थे और वहाँ से नॉमिनेट होकर के मिनिस्टर बने, इसलिए वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स वर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे उनका लेजिस्लेचर की तरफ कोई उत्तरदायित्व नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो जो चाहे वो कर सकते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब मॉन्टेग्यू, वाइसराय ऑफ इंडिया मतलब कि चैम्सफोर्ड, इनको ये पावर दिया गया कि दे कैन इंटरफियर इन द मैटर्स रिलेटेड टू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बट नो वन कैन इंटरफियर इन द मैटर्स रिलेटेड टू रिजर्व सब्जेक्ट। इस बात को आप याद रखिएगा, रिजर्व सब्जेक्ट में किसी को इंटरफेरेंस का पावर नहीं, पर ट्रांसफर सब्जेक्ट में एसओएस एंड वाइसरॉय कैन इंटरफियर। इसके बाद आगे के प्रोविजंस हम देखते हैं। साइज ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड, बट एक चीज़ अच्छी हुई कि मैक्सिमम यानी मोर देन 50% और वी कैन से 70% मेंबर वॉज इलेक्टेड।
ये अच्छी चीज़ थी। जनता के मतलब पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा बिल अगर लाते हैं आप प्रोविंशियल काउंसिल में तो गवर्नर्स और वाइस रॉय की एसेंट कंपलसरी होगी, चाहे वो बिल आप सेंट्रल काउंसिल में लाओ चाहे आप प्रोविंशियल काउंसिल्स में लाओ। वाइस रॉय और गवर्नर्स को वीटो पावर दे दिए गए, उनको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने का पावर दे दिया गया। ये भी हम अपने मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। एक और चीज़, आप मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ और देखते हो कि पार्लियामेंट कोई भी बिल पास कर दे पर जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट नहीं होती वो एक्ट नहीं बनता। ये ठीक वैसा ही है कि मतलब ये वाला एक्ट पॉइंट ठीक वैसा ही है कि सेंट्रल काउंसिल से आप कुछ भी ले आओ, वाइस रॉय की एसेंट नहीं मिलेगी तो वो एक्ट नहीं बनेगा। वाइस रॉय को चीफ एग्जीक्यूटिव हेड बोल दिया गया कि ही इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गई। उन्होंने कहा कि सेंट्रल लेवल में हम सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट, दूसरे होंगे प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी उसको हम सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट बोलेंगे, वो सब्जेक्ट जिन पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्ट बनाएगी उनको हम प्रोविंशियल लिस्ट के सब्जेक्ट बोलेंगे। एक बात और कही गई कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर होते थे उनमें से 3 मेंबर अब इंडियन होंगे। ये कंपलसरी प्रोविजन था, अच्छा प्रोविजन था। इसमें इंडियंस को मेजॉरिटी मतलब कम से कम बराबर तो दिया गया ताकि वो अपनी बात रख सकें। वाइसरॉय could clarify bills that were rejected, certify bills that were rejected by the central legislature। अगर ऐसा लगता है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ने कोई बिल को रिजेक्ट कर दिया है तो वाइसरॉय उसको सर्टिफाई कर सकते हैं, यानी ये वीटो पावर वाइसरॉय को दे दिया गया। एक बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने सबने सुना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। यहाँ भी मैंने लोकसभा और राज्यसभा वर्ड का यूज़ किया है। इस एक्ट में लोकसभा राज्यसभा का कोई यूज़ नहीं है, ये मैंने सिर्फ यहाँ समझने के लिए लोकसभा राज्यसभा लिखा है। बाय कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई। बाय कैमरल मतलब 2 हाउसेस। एक हाउस उन्होंने बनाया लेजिस्लेटिव असेंबली, एक हाउस उन्होंने बनाया काउंसिल ऑफ स्टेट। वही हाउसेस इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हमने लोकसभा और राज्यसभा के नाम से हम जानने लगे हैं। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहाँ पे इलेक्टेड लोग आने लगे। जो काउंसिल ऑफ स्टेट थी वहाँ पे प्रोविंसेस से लोग चुन करके आने लगे। अब हम उनको देखते हैं कि उनमें क्या क्या था। लेजिस्लेटिव काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 145 मेंबर्स एट सेंट्रल लेवल। इन 145 मेंबर्स में से 41 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय एंड 104 मेंबर वाज द इलेक्टेड मेंबर। In these 41 nominated members, there are 26 official members and 15 non-official members। ये non-official official member के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ये कौन होते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये बहुत मज़ेदार आपको दिख रहा है। इसके बाद एक पॉइंट है वो नेक्स्ट पेज में चला गया है, सिख 26। ये जो 6 पॉइंट आप देख रहे हो ये देख करके ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई रिजर्वेशन का वो चार्ट बना दिया। ये ठीक वैसा ही है। जो 104 इलेक्शन की सीट्स थीं जहाँ पे लोग इलेक्ट होकर के आ रहे थे उनके लिए उन्होंने कहा 52 मेंबर्स वर बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, 30 मेंबर मुस्लिम कैटेगरी सेपरेट इलेक्टोरेट, 9 यूरोपियन मेंबर्स, 7 लैंडलॉर्ड्स, 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियन कम्युनिटीज़, मतलब इंडियन कम्युनिटीज़ के भी 4 रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने कहा कि आप काउंसिल में ले आओ ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन होता रहे। 2 सिख सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, ये हमको दिख रहा है। यानी पंजाब में किस तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमज़ोर किया जा सके, उसको सप्रेस किया जा सके, ताकि सिख को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दोगे तो वो शांत हो जाएंगे, इसलिए सिख्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया। ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की चाल थी। अब हम आगे चलते हैं। These nominated members were nominated by the viceroy, बट ये 2 ही कैटेगरी से आते थे, एंग्लो इंडियंस होने चाहिए या इंडियन क्रिश्चियन होने चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं चलेगा। मतलब ये मजाक है कि जो भी आएंगे वो वाइसरॉय की इच्छा से आएंगे और एंग्लो इंडियन होंगे या इंडियन क्रिश्चियंस होंगे। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैड अ टेन्योर ऑफ 3 years, इसको आप याद रखिएगा।
अब हम चलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट की तरफ। काउंसिल ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ 60 मेंबर्स। Out of these 60 members, there was 27 nominated members and 33 elected members. Out of these 27 nominated members, there are 17 official members and 10 non-official members. Out of these 33 elected members, 16 were general, 11 were Muslims, 3 were European and 1 is Sikh. इस तरीके से काउंसिल ऑफ स्टेट बनेगी। उसमें उन्होंने ये कहा, द लेजिस्लेटर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट चाहे तो बजट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चन, पर बजट के 25% पर ही वो डिस्कशन कर सकते हैं, वोटिंग का राइट रखते हैं। रेस्ट 75 पे उनका कोई अधिकार नहीं है। जैसे कि हम मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोकसभा से बजट को पास कराना हमारे लिए ज़रूरी है, राज्यसभा से अगर राज्यसभा उसको डिक्लाइन भी कर दे तो वो हम डीम टू बी पास मानते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें उन्होंने कहा गया कि अगर कोई भी बिल को आपको पास कराना है, अगर कोई भी बिल को आपको एक्ट बनाना है तो वो दोनों हाउस से पास होना चाहिए, साथ ही साथ वाइसरॉय या प्रोविंस के गवर्नर की एसेंट होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले बता दिया। अगर मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि डेडलॉक आ जाए, उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए 3 प्रोसीजर बताए, जॉइंट कमेटी, जॉइंट कॉन्फ्रेंस, जॉइंट सिटिंग। हम उसको जॉइंट सेशन में बोलते हैं इंडियन मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई भी बिल अगर दोनों हाउसेस से पास भी हो गया है, अगर वाइसरॉय उसको चाहे तो उसको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें उनकी एसेंट नहीं लगती है तो वो बिल एक्ट नहीं बनेगा, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर मान लीजिए कोई भी बिल नीचे के दोनों हाउस से उसकी कोई कंसेंट नहीं है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली से एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट से कोई कंसेंट नहीं है, तब भी चाहे तो वाइसरॉय उसको इनेक्ट कर सकते हैं, यानी उनको तो वीटो पावर दे दिया, बिल्कुल इनॉर्मस पावर दे दिया, आपको जो मर्जी आए वो आप कर सकते हो। इसके बाद अगला प्रोविज़न उन्होंने बताया कि अगर कोई भी बिल नीचे से पास होकर के आता है, मतलब दोनों हाउसेस से, और वाइसरॉय को वो अच्छा नहीं लगता है तो वो उसको कभी भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। वाइसरॉय कुड रिफ्यूज़ टू गिव कंसेंट ओवर एनी बिल। अब इसके बाद वाइसरॉय को एक और पावर दी, उसमें ये भी कह दिया कि अगर कोई क्वेश्चन वाइसरॉय को पसंद ना आए, कोई एडजॉर्नमेंट मोशन वाइसरॉय के मन का ना हो, कोई डिबेट ऐसी हो जो उनको सुनने में बुरी लग रही हो, ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो उन तीनों चीज़ों को डिसअलाउ कर सकते हैं। यानी अगर उनको सुनना नहीं है, बात नहीं करना, बताना नहीं है, तो वो चाहें तो अपने तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। अब एक अच्छी चीज़ हुई, कास्टिंग अ वोट। इस एक्ट में इंडियंस को वोट कास्ट करने का भी राइट दिया गया, पर जो वोट कास्ट करने का राइट दिया गया वो बहुत कम लोगों को दिया गया। वो लोग कौन थे? ऐसे लोग जिन्होंने कम से कम 3000 रुपीज़ रेवेन्यू पे किया हो। ये तो वही लोग होंगे जो रिच होंगे, या उनकी टैक्सेबल इनकम आती हो, टैक्स वो पे करते हो, या फिर वो किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में का उनके पास एक्सपीरियंस हो पहले से, या फिर ऐसे लोग जो कि यूनिवर्सिटी में सेनेटर रहे हों या यूनिवर्सिटी सेनेट के मेंबर रहे हों, या ऐसे लोग जो कि लोकल बॉडीज़ में कोई ऑफिस होल्ड करते हों। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई टाइटल दे दिया हो, ऐसे लोग वोट करते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ऐसे लोग जिनने कम से कम 3000 रुपीज़ का रेवेन्यू पे किया हो, ऐसे लोग जो टैक्सेबल इनकम में आते हों, ऐसे लोग जो कि पहले कभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपीरियंस ले चुके हों, ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी सेनेट के मेंबर हों, ऐसे लोग जो कि लोकल बॉडीज़ में कोई पोस्ट होल्ड करते हों, कोई ऑफिस होल्ड करते हों, या ऐसे लोग जो कि कोई टाइटल होल्ड करते हों, वो लोग वोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने कहा इंडियन काउंसिल के बारे में, उसमें मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12 मेंबर्स की बात कही गई। उसके आधे मेंबर वो होंगे जो कम से कम 10 ईयर्स का पब्लिक सर्विस का एक्सपीरियंस ले चुके हों, वही लोग इंडियन काउंसिल में हो सकते थे। इनका टेन्योर 5 ईयर का होगा इंडियन काउंसिल का।
एक अच्छी बात, क्योंकि हम सारे लोग कई एस्पिरेंट हैं यूपीएससी एनईपीएससी, तो ये जो पीएससी की शुरुआत हुई वो इसी एक्ट से हुई। दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको आप याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बाद इसमें यह भी कहा गया, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताया था, कि एक कमेटी बनाएंगे जो कि 1929 के बाद इस एक्ट की स्टडी करेगी कि ये एक्ट कैसे काम किया है, इसके बाद उसमें और क्या चेंजेस होने चाहिए। तो इस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया, दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड द सेटअप ऑफ स्टैट्यूटरी कमेटी आफ्टर द 10 years टू द स्टडी द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें वोटिंग के राइट्स दिए गए, इलेक्टेड मेंबर्स बढ़ा दिए गए, उनको ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो ये सारे काम कैसे चल रहे हैं ये देख सकें, इसके ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये एक बात भी कही कि 10 साल बाद एक कमेटी बना देंगे, जिसके चलते 1927 में साइमन कमीशन आया था। उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं अलग से आपको बता दूंगा। एक बात कि इंग्लैंड में इंडिया के लिए एक हाई कमिश्नर्स ऑफिस बना दिया गया। इंडिया का एक हाई कमिश्नर इंग्लैंड में बैठेगा, लाइक हमारे फॉरेन डेलीगेट्स, हमारे राजदूत के जैसे। ये सारे के सारे हमारे प्रोविजंस हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। ये बहुत सारे हैं, हम इसको आगे भी रिवाइज़ करेंगे, आप भी इसको रिवाइज़ करते रहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट भी है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। पहला इम्पैक्ट तो ये था कि दिस एक्ट इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नमेंट में इंडियन का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। कुछ विमेंस को वोट ऑफ राइट मिल गया, यानी भले वो कुछ संख्या में बहुत कम होंगी, नंबर बहुत कम होगा, बट दे गेट द राइट टू वोट। डायरकी से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। ये बहुत बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हुई। एक चीज़ है, हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सुनते हैं कि आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल बट यूनिटरी इन नेचर। यहाँ पे भी यही हुआ कि फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द का कॉन्सेप्ट देखने को मिला, बट यूनिटरी बायस के साथ। ये फेडरल और यूनिटरी को मैं आगे जाकर के एक बार आपको ठीक से समझा दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के, व्हाट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ यूनिटरी। पर आप यहाँ पे समझो कि जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा राइट्स मिल जाएं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, उसको हम यूनिटरी बायस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ काम करती हैं अपने अपने राइट्स पर, अपनी अपनी जगह पर, उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, आपको डिटेल में आगे बताएंगे। इसके बाद एक और इम्पैक्ट आया कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ गया। यहाँ तो गवर्नमेंट में बड़ा ही बड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बढ़ गया। अगला इम्पैक्ट ये भी हुआ कि पहली बार इंडियंस ने इलेक्शन का स्वाद चखा। इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे करें, इलेक्शन कैसे लड़ें, जीत करके हम वहाँ जा कर के अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएं, ये सारी चीज़ें हमने 1919 के एक्ट से सीखी। अब हम चलते हैं अपने डिफेक्ट के सेक्शन में। कुछ डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट तो कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट। ये जो उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट दिया था, उसको हम आज भी उससे परेशान हैं। हमारे लोग आज भी बटे हुए हैं, परेशान हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। इट ऑल्सो एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको बताया था मुस्लिम्स को 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट। अब सिख को दे दिया। फ्रेंचाइज वॉज लिमिटेड, कुछ लोगों तक सीमित कर दी गई। वो मैंने आपको बताया था कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी सेनेटर्स होंगे तो वोट करोगे, लेजिस्लेटर का एक्सपीरियंस होगा तो वोट करोगे, टैक्स पे करते हो तो वोट करोगे, रेवेन्यू पे करते हो तो वोट करोगे, टाइटल होल्ड करते हो तो वोट करोगे। बट कॉमन मैन, सरकार तो कॉमन मैन के लिए होती है, उनके लिए कुछ भी नहीं था। ये जो सरकार थी, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने कॉमन मैन के वोट के बारे में कुछ भी नहीं कहा। गवर्नर और वाइसरॉय को इतने पावर दे दिए गए कि वो कभी भी लेजिस्लेचर को अंडरमाइन कर देते थे। मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे। इसके बाद एक बहुत बड़ा नेगेटिव डिफेक्ट है, इसको आप याद रखो। उन्होंने काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में
अलग अलग लोगों को अलग अलग सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट की, जैसे 30 मुस्लिम्स को दे दी, 2 सिख्स को दे दी, 9 यूरोपियंस को दे दी, 7 लैंडलॉर्ड्स को दे दिया। बट दिस वॉज नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफी, नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने ये डिवाइड करने का उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, देखिए ब्रिटिशर्स ने हमेशा कुछ भी काम किया है वो अपने फेवर में किया है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो उनकी नज़र में इम्पॉर्टेंट है, जो उनकी नज़र में महत्वपूर्ण है, वॉट एवर इट इज़, अच्छा हो बुरा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वॉट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट इन द आइज़ ऑफ ब्रिटिशर्स, उन्होंने उस आधार पे, उस बेस पे सीट का एलोकेशन कर दिया। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, प्रॉब्लम हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं। इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, हम लास्ट में आपको बता देंगे कि कहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कल मिलेंगे नए एक्ट के साथ। थैंक यू। आज का एक्ट यहीं पे फिनिश हो रहा है। आपको इस एक्ट से रिलेटेड नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो और आप ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमारे नंबर 9424357515 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ जो आपने घर में बैठ कर के, अभी कोरोना में अपन बाहर भी नहीं जा सकते, तो अपने घर से, मोबाइल से, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।